नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 9 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी नेता को न्योता दें, इनविटेशन दें, बड़ा ऑफर दें और फिर भी नेता ऑफर ठुकराते हैं। अब ऐसे एक नहीं, तीन एग्जाम्पल हैं जहां मोदी जी की तरफ से ऑफर गया, उनको कैबिनेट में मंत्री की कुर्सी देने का ऑफर गया, उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, वादा किया गया। उसके बाद भी नेता ने मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया। अब ये जो 3 नेता हैं, इन तीनों नेताओं के मैं आपको आज नाम बताऊंगा, कारण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मोदी को लेकर 3 बड़े सवाल। पॉइंट नंबर 1, ये जो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी का ऑफर ठुकराया, हिम्मत जताई, क्या ये मौसम विज्ञानी है? क्या ये जनता का दिल मन समझ रहे हैं? क्या मौसम का मिजाज समझ रहे हैं लोग? और इनको लग रहा है कि मोदी जी का जो ब्रांड है वो फीका पड़ता जा रहा है, मोदी जी का जो असर है वो कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये नेता ये समझ रहे हैं कि मोदी जी अब अकेले दम पर चुनाव नहीं जिता सकते हैं? हिमाचल प्रदेश, फिर MCD, फिर कर्नाटक, फिर कई बाई इलेक्शंस, कई मिसालें हैं जहां मोदी जी अकेले दम पर वाकई चुनाव नहीं जिता पाए। और क्वेश्चन नंबर 3, क्या मोदी सरकार साल भर की मेहमान है या साल भर से कम की मेहमान है? और क्या यही वजह है कि मोदी जी की बारात से अब बाराती लौट रहे हैं? अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि उन 3 नेताओं के नाम बताऊंगा आपको और उनके बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने मोदी जी के ऑफर को ठुकराया। हालांकि नेता कई और भी हैं, लेकिन 3 प्रमुख नेताओं के नाम। पहला नाम सुखबीर सिंह बादल। अब ये जो बादल साहब हैं, ये शिरोमणि अकाली दल के और अकाली दल वाजपेयी जी के समय से मोदी जी की पार्टी का पुराना साथी रहा है। लेकिन बहरहाल मोदी के समय में अकाली दल छोड़ के बीजेपी को चला गया। फिर से मनाने की कोशिश हुई क्योंकि पंजाब में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है और सुखबीर सिंह बादल पर डोरे डाले गए। उनको ऑफ़र दिया गया कि उनकी पत्नी को दोबारा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, शपथ कराई जा सकती है। 12 जुलाई को शपथ भी करानी थी। उनको चुनाव में सीटें भी देनी थी अकाली दल को। फिर यह हुआ कि जब टाल मटोल होने लगा तो ये कहा गया कि फ्रांस के बाद जब मोदी जी लौटेंगे विदेश यात्रा से तो फिर करा लेंगे शपथ। 15 तारीख को, 16 तारीख को एनडीए की बैठक से पहले शपथ हो जाएगी। गोदी मीडिया में खबरें आने लगी, लेकिन अकाली दल अचानक चुप हो गया। आप यूं कहें कि ये चुप्पी नहीं, मोदी के ऑफर पर लात मार दी। एक और पुराने साथी हैं, तेलुगु देशम पार्टी TDP, दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता N चंद्रबाबू नायडू बाबू की एक ज़माने में तूती बोलती थी और वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब उनके चक्कर काटा करते थे। सरकारें दिल्ली में चलती थीं, हुक्म हैदराबाद से आते थे। ये थी नायडू बाबू की ताकत। बहरहाल किसी गलतफहमी को लेकर नायडू बाबू जो बीजेपी के पुराने साथी थे, छोड़ के चले गए मोदी जी। और मोदी जी जैसे आप जानते हैं, जल्दी बुलाते नहीं किसी को, लेकिन अब ज़रूरत पड़ी, जब विकेट कमज़ोर था तो उनको ज़रूरत पड़ी नायडू बाबू जैसे बैट्समैन की। तो कई डोरे डाले गए नायडू बाबू पर भी। और अमित शाह उनसे मिले, JP नड्डा उनसे मिले। 4 जून को, जी हाँ, पिछले महीने 4 जून को अमित शाह की मुलाकात हुई नायडू बाबू से। बड़ा ऑफर था, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ कि नायडू बाबू गए नहीं। और नायडू बाबू की जगह दिल रखने के लिए या लाज बचाने के लिए अमित शाह को इनको बुलाना पड़ा। पवन कल्याण, तेलुगु फिल्मों के एक्टर, ये आए और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है जनसेना। तो कहाँ तो TDP के सपने थे और कहाँ ज़मीन पर जनसेना उतरी मोदी जी की बारात में। नेता नंबर 3, प्रमुख नेता, ये साहब हैं जयंत चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन। अमेरिका में पले बड़े हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप कह सकते हैं कि मौजूदा राजनीति में जितने भी चेहरे हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और अगर आप मेरठ, मुजफ्फरनगर गए हैं तो कार के पीछे, जी हाँ, जाट लैंड में गाड़ियों के पीछे, चमचमाती गाड़ियों के पीछे
इनकी तस्वीर या पोस्टर आपको दिख जाएगा। ये है क्रेज जाटलैंड में जयंत चौधरी का। और किसान आंदोलन के बाद, उसके बाद पहलवान आंदोलन के बाद, ये जो जाटों का आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं मोदी जी को लगा कि जाट अब हाथ से निकल रहा है, इसलिए जयंत चौधरी की ज़रूरत थी। और गोदी मीडिया में खूब खबरें छपवाई गई, गोदी मीडिया के चैनल पे खूब खबरें चली कि जयंत चौधरी आज जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ये ऑफ़र दिया जा रहा है, वो ऑफ़र दिया जा रहा है। ऑफ़र तो था, लेकिन जयंत चौधरी ने चौधराहट दिखाई, लात मार दी ऑफ़र को। जाना था मोदी जी की बारात में और ये विराजे बेंगलोर में। जी हाँ, मोदी का दरवाज़ा बंद कर दिया, राहुल गांधी से आप कह सकते हैं दिल से दिल मिला लिया। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि 3 नेताओं के कम से कम आपको नाम बताऊंगा। अब नाम तो कई और हैं जिनको मैं कैमरे पर बोल नहीं सकता, लेकिन एक नाम है जिसका जिक्र किया जा सकता है, बहन मायावती। अभी जो बहन जी हैं, इनको कोई ऑफ़र नहीं दिया गया था, इन पर तो दबाव है, प्रेशर है। इनको लेकर अमित शाह को नींद ही नहीं आ रही आजकल, क्योंकि मायावती जो है, भले ही उनका विधायक एक ही हो इस वक्त विधानसभा में, उनके सांसद भले ही 10 हों, लेकिन जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक पर लार टपक जाती है बीजेपी की, वो इनके पास है। और इन पर हर तरह का प्रेशर है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कि बहन जी आइए। लेकिन बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रही, न इंडिया में जा रही हैं, न एनडीए में जा रही हैं। ये बात अलग है कि जनवरी में बहन जी का मूड बदल जाए और पिछली बार जैसे वो भतीजे के साथ गई थी, हो सकता है बुआ फिर से आचार संहिता लगने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, जब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हों और जब बारात पहुंच रही हो मंजिल पर, हो सकता है उस वक्त मायावती फैसला करें और इंडिया के साथ आ जाएं। हो सकता है ऐसा। अब दोस्तों, अगर कोई भी बड़ा नेता, बड़ा चेहरा मोदी जी की बारात में शामिल नहीं होना चाहता है, तो जाहिर तौर पर गिनती तो पूरी करनी थी और अमित शाह ने गिनती पूरी कर दी। बल्कि गिनती पूरी नहीं की, गिनती और बड़ी कर दी, लंबी कर दी। 38 पार्टियां, इंडिया के साथ 26 पार्टियां, एनडीए के साथ 38 पार्टियां। यही मोदी जी का मैसेज था राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, कि वी आर 38, यू आर ओनली 26। 38, जी हाँ, 38 पार्टियां मोदी जी के साथ हैं और ये मैसेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस 38 पार्टियों में ऐसे कई नेता हैं जिनका नाम मुझे भी नहीं मालूम और हो सकता है आपको भी ना मालूम हो। कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका नाम पहली बार सुना गया। कम से कम 38 में 25 पार्टियां ऐसी हैं, 25, जिनका एक भी सांसद नहीं है। अब इन्हें आप चाहे गुमनाम नेता कहिए, इन्हें चाहे आप मोदी जी के भराती कहिए, हकीकत ये है कि इनका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक गिनती है, ये सिर्फ एक संख्या है। तो क्या वाकई हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि बाराती बारात से लौट रहा है? ये जो 38 का कुनबा था, ये दिहाड़ी मजदूर थे दीपक भाई। क्या थे? दिहाड़ी मजदूर। अब दोस्तों, बहुत से नेता जिन्होंने मोदी जी का ऑफर ठुकरा दिया, गोल्डन ऑफर हो सकता है, वो भी ठुकरा दिया, उसके पीछे क्या मजबूरियां थीं, क्या दुश्वारियां थीं, क्या कारण थे, उनको तो आज हम कहीं ना कहीं उनकी तह में जाएंगे। लेकिन अगर पर्सनली मैं कहूँ तो एक कारण मुझे लगता है, वन ऑफ द रीजंस, एकमात्र कारण नहीं, वन ऑफ द रीजंस मुझे ये लगता है कि इनका जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है गुजरात लॉबी का नेताओं के प्रति, बातचीत करने का तरीका, या यूं कह दूं सीधे सीधे जो अहंकार है, ये भी एक कारण है कि नेता, खासकर गैर भाजपा पार्टी के, मजबूरी में तो साथ आ जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते। पहले नड्डा साहब को सुनते हैं, फिर कमेंट करता हूँ। वो छोड़ के गए, वो छोड़ के गए, वो छोड़ के गए, वो आए, वो आए, वो आए, और हमसे पूछ रहे हो कि आपको कौन सी मजबूरी थी? वो छोड़ के गए, वो आए। हमने पहले कह दिया कि ना हम किसी को ना हमने किसी को छोड़ा और ना हमने किसी को बुलाया। अब नड्डा साहब कह रहे हैं कि साहब हम किसी को बुलाते नहीं हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि लोग बिन बुलाए मोदी जी की बारात में शामिल हो गए। क्या ओम प्रकाश राजभर को बुलाया नहीं गया था? नड्डा साहब ये कहना चाह रहे हैं। क्या जितेंद्र राम मांझी को बुलाया नहीं गया था? वो यूं ही चले गए बिन बुलाए मेहमान। बहरहाल, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, जो भी है, जो भी कारण है। एक और कारण है कि मोदी जी जिसको घोड़े की सवारी कराते हैं, किसी न किसी मोड़ पर जाके उसको घोड़े से नीचे गिरना ही गिरना है।
जो हाल उद्धव ठाकरे के साथ हुआ शिवसेना में, पहले साथ लिया और फिर एक मोड़ पर ना सिर्फ कुर्सी से उतारा, पार्टी ही तोड़ दी। आज शरद पवार देख रहे हैं 83 साल की उम्र में उनकी पार्टी तोड़ दी गई। नीतीश कुमार एक और एग्जाम्पल, मोदी जी को सेहरा पहनाने वाले, बिहार में 40 में से 39 सीट देने वाले, स्वीप कराने वाले नीतीश कुमार, उनका क्या हाल किया मोदी जी ने। आज नीतीश कुमार की पार्टी पर मोदी जी की नज़र है। और अगर ये ताज्जुब नहीं होगा कि अगर उनके 2-4 सांसद विधायक बीजेपी तोड़ ले, तो एक बार जो मोदी जी के साथ आ गया वो बहुत दिन तक रुकता नहीं है। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, सुखबीर बादल, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। नायडू बाबू भी उसमें से एक एग्जाम्पल है। मोदी जी के साथ थे और अब नहीं है, अब मोदी जी उनको बुलाना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या कारण है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये जो व्यवहार है या ये जो मोदी जी को लोग छोड़ रहे हैं, उनके ऑफर को ठुकरा रहे हैं जब इलेक्शन में सिर्फ साल भर बचे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? क्या वाकई एक कमज़ोर ज़मीन पर मोदी और शाह खड़े और वाकई आप कह सकते हैं कि हार की तरफ बढ़ रहे हैं? मोदी के सामने इंडिया, और इंडिया से क्यों सहमे हुए हैं मोदी? और इन्हीं सब कारणों को आज हम देखेंगे। 2 खास मेहमान हैं। जावेद अंसारी, आप कह सकते हैं 40-50 बरसों से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, सियासत को बहुत ही बारीकी से कवर कर रहे हैं, और फिर टाइगर तो आज रहेंगे ही। इन दोनों से बात करूंगा और हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे एक बिग पिक्चर आपको दें। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, होने क्या जा रहा है। मेरा सवाल टाइगर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि मोदी जी ने कल इतनी बड़ी बारात की अगुवाई करी उन्होंने अशोका होटल में, लेकिन जो बाराती थे उनकी गिनती तो ज्यादा थी, लेकिन लोग कहते हैं वजन बड़ा कम है, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियों से बातचीत चल रही थी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, नायडू बाबू की पार्टी, इधर पंजाब में अकाली दल से बातचीत चल रही थी, और जयंत चौधरी से भी बातचीत चल रही थी, ऐसा लोग कहते हैं। और ये भी था कि 12 तारीख को शपथ हो जाएगी, उसमें हरसिमरत कौर शपथ ले लेंगे अकाली दल की तरफ से, टीडीपी का भी कोई शपथ ले लेगा। लेकिन मैं तो देख रहा हूं ना टीडीपी आई, ना घोड़ी पे अकाली दल चढ़ा, और ना ही जयंत चौधरी तो बल्कि दरवाजा मोदी जी का बंद करके बेंगलोर में हमने उनको देखा है। तो क्या वाकई हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि बाराती बारात से लौट रहा है? ये जो 38 का कुनबा था, ये दिहाड़ी मजदूर थे दीपक भाई। क्या थे? दिहाड़ी मजदूर। हाँ, जो लोग अपने को जब काम पे, जब आप दिल्ली के चौराहे डेली वेजेस, जी हाँ, डेली वेजेस वर्कर थे। अब राजभर को दिखी ये पहले बीजेपी में थे डेली वेजेस पे, वहां से उनका वहां काम खत्म हो गया तो समाजवादी पार्टी में काम ढूंढने आ गए। वहां से काम खत्म हो गया तो फिर उनको पता पड़ गया कि यहाँ कुछ काम है, तो फिर उस काम में आ जाएंगे। अब इसके बाद पता पड़ा कि फिर कुछ नीतीश के पास कुछ काम है तो उनके पास चले जाएंगे। ये वो, लेकिन जो अकाली दल है, टीडीपी है, ये तो मैं अभी जो 38 थे मैं उनको बताता हूँ। उनकी उस 38 में से भी बीजेपी अलग करो 22 करोड़ वोट वाली, बाकी बचे हुए जो 2 करोड़ वोट बचते हैं इनके पास, उसमें भी शिवसेना छोड़ी, रामविलास पासवान की पार्टी छोड़ी, और एक आध कोई पार्टी उसको छोड़ी। 3 लोग यदि बाहर निकाले तो बाकी बचे हुए 34 लोग 30 लाख वोट की भी औकात नहीं रखते। 30 लाख 2019 का आंकड़ा है मेरे पास। और लोकसभा में ऑल इंडिया लोकसभा में मैं बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव। तो ये इनकी स्थिति है। इसलिए तो बेचारे बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। इसलिए तो वहां पे मुजरा कर रहे थे, हार पहना रहे थे, हार को हाथ लगा रहे थे, उसी में महिमा मंडन हो रहा था कि भाई हम तो कहीं है ही नहीं, हमारी औकात कुछ है ही नहीं, आपने बिठा दिया। कई बार इवेंट में जब हो जाता है, इवेंट में लोग कम आ जाते तो हम लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कॉलेज के बच्चों को बिठा देते हैं कि हॉल भरा रहे। बहुत ही मैं सीरियस नोट पे आना चाह रहा हूँ। जी एक मिनट, मैं आपको जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि अकाली दल क्यों नहीं आया, आपने कहा कि टीडीपी क्यों नहीं आया, जयंत क्यों गए। मैंने कल भी कहा था आप ही के शो में कि ये जो दोनों मीटिंग्स थी और जो बेंगलोर में हुई, ये डर के कारण इकट्ठा हुए, डर अपने राजनीतिक वजूद का। क्योंकि 2024 में मोदी जी आते तो एक भी क्षेत्रीय दल इस देश में नहीं रहेगा, उनका अध्यक्ष बोल चुके हैं पहले।
तो जितने वजूद वाले लोग हैं वो अपना वजूद बचाने के लिए आए थे, कुछ लोग इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए आए थे, कुछ लोग संविधान को बचाने के लिए आए थे। वो डर था संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वजूद खत्म हो रहा है। और यहां जो लोग थे 38, ये डील के तहत आए थे, जिनके डील हुए वो आ गए। माए बाप 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज है ईडी इनकम टैक्स से, वापस दिलवा दो। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, आ जाओ। प्रफुल्ल पटेल, भाई साहब जिस फ्लैट में रह रहा हूं, कोर्ट के परमिशन से रह रहा हूं, वो भी सीज है। बाथरूम के दरवाजे का मैं हैंडल भी ठीक नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है। ईडी बोलता हाथ नहीं लगा हैंडल को, वो भी हाथ पैर के जोड़ के आया। 800 करोड़ रुपए का घोटाला छगन भुजबल हाथ जोड़ के, सुनील तटकरे हाथ जोड़ के है, मुशरीफ, हसन मुशरीफ जो जमानत ढूंढ रहा था वो भी हाथ जोड़ के। ये डील के तहत आए हैं। जिनके डील नहीं हुए वो नहीं आए, और वो ओरिजिनल एनडीए था। ओरिजिनल एनडीए यदि मेरी माने तो बीजेपी, अकाली दल और शिवसेना, ये है ओरिजिनल विचारधारा, जहां दिल से दोस्ती है। जी जी। शिवसेना आपके पास क्या आई? एमएलए माइनस मतदाता आपके पास। अब आपने अकाली दल को बुलाया, अकाली दल को आपको लगा कि हमने अभी वहां कांग्रेस की सरकार गई, आम आदमी पार्टी की आई, कांग्रेस से कुछ जाखड़ वाखड़ तोड़ दिए, तो अब पंजाब में हम हंगामा करेंगे, पंजाब के राजा हमारे साथ है, हम हंगामा करेंगे। उन्होंने अकाली दल के साथ शर्त रखी। अकाली दल ने कहा कि पुराने संबंध है, हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन पुराना ही फार्मूला रहेगा, 4 सीट पे आप लड़ो, बाकी सीट पे हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा वजूद बड़ा है, अब मोदी जी का चेहरा है, तो आप अब हमको ज्यादा सीटें देंगे। अकाली दल ने कहा कि जाइए, रास्ता सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, है ना? हाँ, हो गया। सत श्री अकाल जैसे ही बोलते से पंजाब में इनका अकाल शुरू हो जाएगा, देखना सीटों का। सत श्री अकाल। अब इधर आप आइए टीडीपी पे। टीडीपी पे जब आप मुख्य जाते हैं गृह मंत्री और आरोप लगाते हैं वर्तमान सरकार पे, वाईएसआर जगन रेड्डी पे, वाईएसआर कांग्रेस पे, कि केंद्र जो पैसा देता है ये सब खा जाते हैं। इससे चंद्रबाबू नायडू तो खुश हो गए, और चंद्रबाबू नायडू को लगा चलो ये सरकार के खिलाफ है तो हम साथ में आ सकते हैं। लेकिन आपने बीजेपी का अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में किसको बुलाया? उन्हीं परिवार के महिला को, पुंदेरेश्वरी। उनको लगा ये तो मेरी खबर खोद रहे हैं, मतलब ये तो किसी विश्वास के नहीं, इनके साथ काम करना मतलब लंगोट पे सांप रखने जैसी बात है। वो भी चले गए जयराम जी की। नहीं, टाइगर मतलब क्या, ये तो बताइए, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यही है कि भाजपा के साथ कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि भाजपा अब लायबिलिटी दिखाई दे रही है उनको। दक्षिण में तो भाजपा बहुत बड़ी लायबिलिटी है, पंजाब में भाजपा लायबिलिटी है, जो भाजपा के साथ है मजबूरी में है। मैंने कहा ना, डील के तहत है जी। भाजपा से क्या मिलेगा? एकनाथ शिंदे को क्या मिला? एकनाथ शिंदे को उपचुनाव, विधान परिषद के चुनाव, मंडियों के चुनाव, सुपड़ा साफ। बेचारे वीआरएस पे है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी बचानी है। अजित पवार वीआरएस पे चले जाएंगे। लेटेस्ट सर्वे बताते हैं कि 80% लोग अजित के चाचा के साथ है। वो मोदी जी को हार पहनाने के पहले चरण छू के आए शरद पवार के, बोल के आए कि दिलगिरी व्यक्त करेला आलो, माफी मांगने आए हैं। ये कुनबा है इनका, जिनका एक पैर उधर है और एक पैर इधर है। कुनबा तो उधर है, स्टालिन के ऊपर रेड पे रेड हो रही है, लेकिन स्टालिन साथ में है। लालू के बेटे को रगड़ रही है एजेंसियां, लालू साथ में है। नीतीश के यहां लोग भेज गए हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर के यहां नीतीश साथ में है। ममता को तो क्या नहीं कर रहे, इसकी सरकार बर्खास्त करने पे तुले हुए हैं। वो भी शेरनी बड़ी हुंकार भरते हुए आई है। जो डर गया सो मर गया, सलीम जावेद लिख के गए हैं। जो आपके पास, और वही जो ईडी एजेंसी से डर गया, सलीम जावेद के जावेद यहाँ बैठे हैं। आपने सलीम जावेद की बात करी, तो सलीम तो आप हैं, जावेद साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जावेद साहब, सलीम साहब ने अपनी बात कर ली है, मैं जावेद साहब के पास आ रहा हूँ। जो डर गया सो मर गया, क्या वाकई आज की स्थिति ये हो गई है मोदी जी की कि अकाली दल नहीं आ रहा है, टीडीपी नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री न्योता दे रहे हैं
इनविटेशन लेके खड़े हैं। तो जावेद साहब, इसको हम क्या माने कि लोगों को लग रहा है कि मौसम अब मोदी जी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ ज्यादा फायदा नहीं है? देखिए, राजनीतिक दल जो है ज्यादातर मौसम वैज्ञानिक होते हैं। राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट सबसे पहले हवा का रुख पहचान लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये भ्रम भी टूट गया। पहले ये था ना, अरे बाप रे, मोदी जी को कौन हरा पाएगा, तब वो हो गया। हिमाचल प्रदेश में भी हो गया, सामने आ गया रिजल्ट। कर्नाटका में भी सामने आ गया। कर्नाटका में तो मुझे पता नहीं, गिनती नहीं, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा इन्होंने हवाई जहाज से वहां उड़ के गए, वहां मीटिंगें की और हजारों करोड़ रुपए का वादा कर दिया। अब वो बात दूसरी है कि कर्नाटका जायज तरीके से पैसा देके राइस खरीदना चाहता है, चावल खरीदना चाहता है लोगों में बांटने के लिए फ्री, तो वो नहीं दे रहे। एफसीआई को का चाबी टाइट कर दी। एफसीआई ने पहले कह दिया था हाँ हम देंगे, अब कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, जबकि सारे गोदामों में चावल सड़ रहा है। तो ये जो भ्रम था ना कि मोदी जी के कोई हरा नहीं सकता, वो भ्रम अब टूट गया। दूसरा, अगर आप पॉलिटिक्स में कोई फ्री लंच नहीं होता, अगर आप उनको कुछ देंगे नहीं। अब कल इन्होंने ढींढसा जी को कह दिया कि ढींढसा जी जो है प्रकाश सिंह बादल के असली पॉलिटिकल राजनीतिक वारिस हैं। तो भाई वो सुखबीर बादल क्या है, वो सुखबीर की वाइफ क्या है, और जो इतने अकाली उनके साथ जेल गए, इतने साथ जिन्होंने संघर्ष किया आपके बुरे वक्त में, तो वो साथ रहे। अब वतन को जब खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन उनकी कटी। अब बाहर आए हैं तो कहते हैं अकालियों की जरूरत नहीं। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को ले लेंगे, तो ये एक इंग्लिश में कहावत है ना, दे आर ट्राइंग टू बी क्लेवर बाय हाफ, कि चंद्रबाबू नायडू को भी चाहते हैं गोदी में बैठा रहे और वाईएसआर को भी बैठा रहे, जगनमोहन रेड्डी को भी, माफ कीजिएगा, जगनमोहन रेड्डी को भी बैठा रहे। तो कोई अब वो बेवकूफ नहीं है, डर नहीं है, भ्रम नहीं है। तो जब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं तब तक कुछ ही। इसमें बहुत ज़्यादा आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू अगर अगली बम्बई की मीटिंग में या अगली वाली जो मीटिंग में उसमें हाथ उठा के सबका वो खड़े हों, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इस चीज़ में बहुत अपनी वो रखते हैं, महारत रखते हैं, वो कर लेते हैं ये सब चीज़ें बहुत बखूबी से। तो वो नहीं आ रहे क्योंकि उनको नहीं लगता कि वहाँ बहुत ज़्यादा उनको कुछ मिलना है, कुछ हासिल होना है, और दरवाज़ा कर दिया गया बंद। आप ये बताइए दीपक जी और अशोक जी कि पिछले 5 साल में आपने एक तो एनडीए की कोई मीटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी है तो प्लीज एजुकेट मी। फिर क्या प्रधानमंत्री को कितनी बार आपने एनडीए का नाम लेते हुए सुना? उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि रीजनल पार्टीज का तो सोपड़ा साफ, दैट टाइम इज ओवर। अनलेस जेपी नड्डा की किसी चीज में गिनती नहीं है तो बात दूसरी है, बट बहरहाल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये क्या हो गया सडनली? कल जितनी बार उन्होंने एनडीए का नाम लिया उतने तो 5 साल में उन्होंने लगातार, अगर सारा जोड़ ले उतनी बार नाम नहीं लिया था। और होने तो चाहिए था कायदा से भाई 56 एलाइज, ये 56 से 36 पे ही रह गया मामला। कौन थे, कहाँ से आए थे, कितने लोग थे, ये सब भी किसी को पता नहीं। अब देखिए 2 चीजें क्लियर हैं कल के बाद। अलायंस, ये अलायंस के बीच में लड़ाई है, और ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बीजेपी अकेले मोदी जी के बल पे इलेक्शन नहीं, बीजेपी ये मान गई है कि अकेले मोदी जी के बल पे इलेक्शन नहीं लड़के जीता जा सकता। अब जरूरत है तो वही शख्स जो सीना ठोक ठोक के लोकसभा के में कह रहा था कि सारी जनता देख रही है कि मैं अकेला, उधर 14 पार्टियां जी, उधर अब वो 36 पार्टियों के की बैसाखी की जरूरत पड़ गई। तो क्यों पड़ गई? बहुत समझदार आदमी है, हमारे आपके ऐसे नहीं है, वो बेहद समझदार आदमी है, दूरदर्शी आदमी। उनको चीजें नजर आ रही है जो अभी जनता को बहुत ज्यादा आगे के दिनों में साफ होगी। वो पहले से वो लोग जानते हैं क्या होने वाला है। जी जावेद भाई, आपके पास आऊंगा, और मैं जरा, आप क्योंकि यूपी को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, मैं मायावती के ऊपर जरूर एक सवाल आपसे पूछना है, लेकिन टाइगर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, टाइगर ये जो इंडिया नाम रखा है, इससे बीजेपी इतनी डरी क्यों हुई है? भाई अगर किसी ने इंडिया नाम रख लिया और आप इंडिया आपके सामने खड़ा हो गया, तो इससे मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनका जितनी भी ट्रोल सेना है, इंडिया से इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि कोई मुझे कह रहा था, और मेरे ख्याल कोई गोदी पत्रकार ही बता रहा था कि उसने कोई वीडियो बनाया है कि बीजेपी चाहती है कि अब इंडिया को वो लेकर अदालत में जाएगी कि साहब आप इंडिया का नाम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया से इतनी ज्यादा इनको दिक्कत क्यों हो रही मोदी जी को? देखिए,
इन्होंने भारत, इंडिया, राष्ट्रवाद ये अपना बाप की जागीर समझ के बैठे थे। जब किसी ने उस पर क्लेम कर दिया तो इनकी तकलीफ तो होगी। आप फुटपाथ पे अपने बाप की जगह समझ के दुकान लगा लो और नगर निगम वाला उठा देगा तो तकलीफ तो होगी। इंडिया ये नाम नहीं है। ये जो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं ये मूर्ख लोग हैं। इंडिया ये एब्रीवेशन है। यदि इंडिया ये नाम आप उसमें लाते पूरे इसमें जी कि इंडियन तो अपोजिशन पार्टी तो होता। एब्रीवेशन इंडिया, किसी भी चीज का एब्रीवेशन इंडिया, मैं आपको 50 चीजें बता सकता हूं जिसका एब्रीवेशन मैं इंडिया कर दूं। लेकिन जावेद भाई ने एक पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जावेद भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था और ये लोकसभा के पटल पे कहा था, एक अकेला सब पे भारी। फिर हिमाचल में और कर्नाटक में बीजेपी हारी तो याद आ गई एनडीए की यारी। ये हो गई बात ओरिजिनल। क्या बात, इनके साथ ये प्रॉब्लम है। और इनको ये समझ में आ गया है कि जो इंडिया जहां मतदाता बसता है वहां अपनी दुकान सिमटती हुई नजर आती है जी। वहां जनाधार खिसकता हुआ नजर आता है उस इंडिया में जिस इंडिया में मतदार रहता है। और उसके ऊपर करेला नीम चढ़ा जैसी बात हो गई कि अपोजिशन भी इंडिया लेके आ गया। अब ये दो इंडिया के बीच में सैंडविच होंगे तो ये 150 में दबेंगे, 100 में दबेंगे, 120 पे दबेंगे कि 230 पे दबेंगे, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए इरिटेट हो रहे हैं। सारा गेम प्लान यहां फंस गया है, प्रेशर में है। मोदी है तो मुमकिन है, ये मुहावरा, ये राजनीतिक स्टंट हो गया है। मोदी है तो कभी मुमकिन था ही नहीं। 31 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मात्र 6 राज्यों में बीजेपी जीतती है। यह है मोदी का करिश्मा। मात्र 4 चंद चैनलों को डरा के और 4 भाटों को अपने यहां रख के, मैं यदि 25 लोग यहाँ पे स्टाफ में रख लूं और कहीं भी होटल में जाऊं, उसके पहले लोग हंगामा करते, वानखड़ी जा रहे, वानखड़ी जा रहे, साइड हो जाओ, वानखड़ी जा रहे, वानखड़ी जा रहे। लोग कहेंगे भाई कौन बड़ा आदमी आ रहा है वानखड़ी, इतने लोग बोल रहे वानखड़ी जा रहे। बाद में शाम को मुझे सबको पेमेंट करना पड़ता है, ये ले भाई तूने वानखड़ी जी बोलने की इतने पैसे दिए। मतलब क्या बात, मतलब प्रधानमंत्री जी जब बात करते तो कम से कम इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए लोगों को। क्या बोलते हैं आप? आपने कहा शालीनता, सौहार्द माहौल बिगाड़ रहे ये लोग। शालीनता आपकी शालीनता है? एक विधवा महिला के इलाज का खर्चा आप उछालते हो चुनाव में, बेशरमपना की पराकाष्ठा करते हो और बोलते हो शालीनता। किसी की पर्सनल जिंदगी में झांक के कहते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शालीनता। एक फेक कागज खड़ा करके कहते हो कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र है, सर क्रीक दिया जा रहा है पाकिस्तान को, सर आम झूठ बोला जाता है, शालीनता। एक महिला जो स्ट्रगल करके लेफ्ट वाम दलों से लड़के रास्ते पे, शायद शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा, हड्डी नहीं होगी जो ममता की टूटी नहीं है, स्ट्रगल का प्रोडक्ट है वो। उस महिला की मजाक उड़ाते हो, दीदियों दीदी, दीदियों दीदी। ये शालीनता है आपकी? इस देश की लड़कियां जो अपनी जिंदगी देके इस देश का मान सम्मान ऊंचा करती है, आपके जैसे करोड़ों के डील करने नहीं जाती जो उनका स्वागत होता है। अरे वो खून पसीने से मेडल कमाती है तब जाके विश्व में तिरंगा वो लहराता है उसके नाम से। वो लड़कियां अपनी इज्जत दांव पे लगा के अपनी इस्मत लूटी, इसके लिए न्याय मांग रही है और उसकी पुलिस रगड़ती है जूते से आपको। आप शालीनता की बात करते हैं, मूर्ख समझते हैं जनता को आप। आप राजस्थान में महिलाओं के होने वाले अत्याचार की बात करते हैं, आपके नाक के नीचे आप नए पार्लियामेंट का लोकार्पण कर रहे हैं और लड़कियां यहां मार खा रही है, जूते के नीचे रेंग रही है, और आप कहते हैं कि शालीनता। शालीनता शब्द अपना अर्थ खो देगा यदि ये बार बार शालीनता कहेंगे तो। जी, नैतिकता, शालीनता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये शब्द इन्होंने अब अपने शब्दकोश से निकाल देने चाहिए। इनके पास एक ही शब्द है सिर्फ, सत्ता में रहना, बने रहना, एन केन प्रकरण बने रहना।
सवाल पूछने वालों को व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, देशद्रोही कहना और सुबह से लेकर शाम तक जो तुनतुना बजाते हैं उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देकर महिमा मंडित करना, पद्मश्री और पद्म भूषण बांटना, यह बात कर रहे शालीनता की। मतलब कई बार लगता है कि यार हम देश के टैक्स पेयर हैं, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा बात करता है तो मुझे भी बहुत घिन आती है। चलिए टाइगर, आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं। जी, आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं। मैं आऊंगा जावेद भाई, फिर मैं एक प्योर पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि भाऊ ने बहुत ही भावुक बातें कुछ कह दी हैं। प्योर पॉलिटिक्स पे मैं आ रहा हूँ, प्योर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की, उस पर मैं आ रहा हूँ। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मायावती ने कहा मैं अकेले लड़ूंगी। ऐसी बात वो पहले भी कह चुकी हैं, जब वो अखिलेश के साथ गठबंधन में जा रही थी, उससे कई महीने पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं अकेले लड़ूंगी। एक चीज तो आज मायावती ने तय कर दी कि वो भाजपा के साथ नहीं आ रही। आपको लगता है कि अभी तो ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, इसलिए मायावती ने एक स्टैंड लिया है? क्या हम दिसंबर के बाद, अगर अपोजिशन यूनिटी, अपोजिशन का इंडेक्स ऐसे ही मेंटेन रहता है, दिसंबर के बाद जब आचार संहिता लग चुकी होगी या लगने वाली होगी, और अगर अप्रैल में चुनाव हैं, आपको लगता है कि मायावती कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, या उनको लगा कि माहौल बदल रहा है, क्या वो इंडिया में आ सकती हैं? कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आ जाए। पहली बार, एक बार जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगी, आचार संहिता, तब आप देखिएगा बहुत से लोग जो पर तोल रहे हैं, जो फेंस पे बैठे, फिर वो हिम्मत दिखाएंगे। पिछली बार भी जब अखिलेश और मायावती जी आए थे, कि 6 महीना पहले नहीं आ गए थे, जो इलेक्शन के पास आए थे, तो इसमें कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए कि और भी वहाँ फेरबदल होगा। जब ये डर, जब सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट रहेगी, जब इनके एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने की क्षमता पे रोक लगी होगी कानून की तरफ से, तब ये बहुत से लोग हैं, और खास क्योंकि आपको मायावती हैं जी, उसमें से जो वो पाला डाक सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ये होगा दीपक जी, दूसरा ये होगा तब तक ऑपोजिशन का मोमेंटम, इंडिया का मोमेंटम जो है वो चक दे इंडिया जो है। फिर टाइगर, समय हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कमेंट है, उसके बाद एक लास्ट कमेंट मैं जावेद जी से लूंगा। क्या आपको लगता है कि मोदी 2024 में जो मोदी के सपने हैं, मोदी के जो अरमान हैं, अमित शाह के जो अरमान हैं, 2025-26 के बाद इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनना, वजीर आजम बनना, योगी के भी इस तरह के बहुत से अरमान हैं, क्या ये सारे अरमान अब आपको कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहे हैं, बिखरते हुए दिख रहे हैं? लगातार उनके अरमानों पे, उनके सपनों पे हमले हो रहे हैं, और लगातार जनता ये इंडिकेशन दे रही है, बार बार इस बात को रेखांकित कर रही है कि भाई साहब अब आपका टाइम आ गया है, आप फकीर झोला उठा के जाने का। जावेद भाई, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट, समय बहुत कम रह गया। आपको क्या लगता है कि मोदी जी की अरिथमेटिक साथ नहीं दे रही? क्योंकि ये जो 26 पार्टियां इंडिया के अंदर में आई हैं, इनका जो टोटल वोट है वो ज़्यादा है, मोदी जी एनडीए से भी ज़्यादा है, बल्कि कई गुना है। तो अगर अरिथमेटिक साथ नहीं दे रही, केमिस्ट्री मोदी जी बना नहीं पा रहे हैं, ना टीडीपी से केमिस्ट्री बनी, ना जयंत चौधरी से बनी, ना ही केमिस्ट्री उनकी अकाली दल से बनी, तो केमिस्ट्री भी हाथ से निकल रही है, अरिथमेटिक भी हाथ से निकल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई बालाकोट जैसी स्ट्राइक वही अब मोदी को बचा पाएगी? कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा गेम अब मोदी जी करेंगे? देखिए, जसवंत जी सिंह जी क्या करते थे कि यू कांट मेक द सूफले राइज ट्वाइस। मतलब उसका ये था कि एक चेक को कई बार नहीं बजाया जा सकता, चेक एक ही बार बजता है। हाँ, कोई चलिए इस बार बालाकोट ने, भगवान ना करे कभी अब ऐसा हो, लेकिन कोई और इस टाइप का हादसा हो जाए, अप्रत्याशित बात हो जाए, तो उसको दरकिनार करते हुए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस बार ये चुनाव होगा बड़ा जबरदस्त। और जैसे एक सीनियर ऑपोजिशन इंडिया के लीडर जो हो सकता है 11 मेंबर कमेटी के भी सदस्य हों, उन्होंने रात मुझे एक 2 लाइन की वो दिनकर जी की पंक्ति लिख के भेजी थी कि याचना नहीं आवरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो इस बार ये 2024 में मुकाबला होगा,
ये जैसे वो टाइगर लास्ट लाइन बता दीजिए। जावेद साहब कह रहे तो मैंने कहा सलीम साहब से पूछ लूं। संघर्ष बड़ा भीषण होगा 24 में, लास्ट लाइन। बिल्कुल, संघर्ष बड़ा भीषण होगा और इसके नतीजे भी भीषण आएंगे। नतीजे भी भीषण आएंगे। यहाँ भाषण नहीं चलेंगे, भाषण नहीं चलेंगे। चलिए ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, जो दोनों हमारे जो एक्सपर्ट थे, कि नतीजे बहुत भीषण आने वाले हैं। नतीजे बहुत ही भीषण, यानी इन दोनों का कहना यह कि नतीजे 2024 के एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं होंगे, चौंकाने वाले नतीजे होंगे। इशारा आप दोनों का जो मैं है समझ रहा हूं, और मुझे लगता है ऑडियंस भी हमारे आपका इशारा समझ रहे हैं कि नतीजा क्यों भीषण होने जा रहा है 2024 में। आप दोनों आए, आपने वक्त निकाला, सो नाइस ऑफ यू कि आप लोग आते हैं और जिस तरह की आप बातें बताते हैं, खुलासे करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेखौफ बातचीत, एक बेखौफ बहस, एनालिसिस आपके साथ होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम।